दोस्तों, आज की सच्ची घटना हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र भोपा की सुना रहे हैं, जहाँ पर एक 30 से 31 साल की लड़की होती है। वो अपने घर में बैठी फ़ोन चला रही होती है और उसके पास कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन पहुँचती है और वो बोलती है, दीदी तुमने बहुत देर से फ़ोन चला रही हो, मुझे भी थोड़ी देर देख लेने दो। वो फ़ोन अपनी छोटी बहन को दे देती है, लेकिन ये सब उसके वहाँ पर पास में बैठे बुजुर्ग पिता देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन दिया, तो वो उस पर भड़क उठते हैं और चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं। वो कहते हैं, क्यों तू इसे अपना जैसा बनाना चाहती है? तू तो बिगड़ ही चुकी है, तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों इसे अपना जैसा बना रही है? क्यों इसका ध्यान इसकी पढ़ाई से अलग हटा रही है? इस बात को लेकर बाप और बेटी दोनों में बहस हो जाती है और बहस बड़ा रूप तब ले लेती है जब पिता को गुस्सा आ जाता है और वो ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। वो अपनी जवान बेटी जो कि 30-31 साल की है, उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। अब वो जवान बेटी है तो वो भी अपना आपा खो देती है और वो अपने पिता को पकड़कर घसीट कर ज़मीन पर गिरा लेती है और उन्हें घसीटने लगती है। ये सब उसकी बुजुर्ग माँ जो कि 55 साल की होती हैं, वो देखकर चिल्लाने लगती है और अपनी ही बेटी के सामने अपने पति को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है, छोड़ दो उसे। घर में जो झगड़ा हो रहा था उसकी आवाज़ सुनकर बाहर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है, तो पड़ोसी घर के अंदर आ जाते हैं और वो बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी मुश्किल से लड़की से अपने पिता को छुड़ा लेते हैं, लेकिन लड़की एक ही शर्त पर पिता को छोड़ती है और कहती है कि आज के बाद मैं इनसे कोई भी वास्ता नहीं रखूंगी, यहाँ तक मैं अपना खाना पीना भी इनसे अलग बनाऊंगी। मतलब जैसे एक लड़का शादी होने के बाद में अपने मम्मी पापा से अलग या फिर बोलते हैं न्यारा हो गया, उस तरह से उस लड़की ने शर्त रख दी। घर वाले और बाहर जो पड़ोसी थे उन लोगों ने झगड़े को सुलझाने के लिए उसकी ये शर्त मान ली और कहा, ठीक है तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करना, लेकिन अभी इस लड़ाई झगड़े को शांत करो। ऐसे करके 1-2 दिन गुजर जाते हैं। लोगों को लगा कि झगड़ा शांत हो गया, लेकिन ये झगड़ा शांत नहीं, बल्कि 1 महीने के अंदर ही अंदर उस घर में एक ऐसा कांड होता है। जैसे ही लोगों को उस खबर के बारे में पता चलता है, फिर चाहे अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल के माध्यम से, लोगों को अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि क्या वाकई में कलयुग अपने चरम पर आ गया है? क्या वाकई में रिश्ते अब तार-तार हो गए? लोगों को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्या वाकई में कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है? क्या रिश्तों की पवित्रता बिल्कुल खत्म हो चुकी है? तो ऐसा क्या ही हो जाता है उस घर में कि लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र भोपा में एक किसान का परिवार रहता है। किसान का नाम होता है राम प्रसाद, जिसकी उम्र लगभग 58 साल है और उसके 4 बच्चे उसके घर में रहते हैं। इन 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं और उसके साथ में उसकी पत्नी जो कि लगभग 55 साल की रह रही होती है। ये घटना है 23 फरवरी 2026 की सुबह 6 बजे की, जब चंद्रकली जो कि लगभग 55 साल की हैं, वो उठती हैं सुबह और अपना घर का मेन दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, आंखें और मुंह फटे रह जाते हैं। उस समय उसके घर में उनके जो चारों बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 2 बेटा, वो अंदर सो रहे होते हैं, तो सुनकर वो भी बाहर आ जाते हैं। चीख पुकार इतनी ज़्यादा थी कि आसपास पड़ोसी लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखते हैं कि राम प्रसाद की लाश पूरी तरह से खून से लहूलुहान पड़ी है। उनके गले और पेट पर काफ़ी ज़्यादा घाव थे, जहाँ से खून निकलने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों की भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोग आपस में तरह तरह की बातें करते हैं। हो सकता है बदमाश आए हों, चोरी की कोशिश की हो, इन्होंने विरोध किया हो, जिसकी वजह से इनकी हत्या कर दी गई है। लोग अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे थे। कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था। हालांकि इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर एक भारी पुलिस बल के साथ में पहुंच जाती है। वहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आ जाता है, साथ ही फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। शुरुआती जांच की जाती है। घर वालों के और बाहर वालों के, पास पड़ोसियों सबके बयान लिए जाते हैं। शुरुआती बयानों से कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पाता कि आखिर क्या कारण हो सकता है राम प्रसाद की इस हत्या के पीछे। हालांकि डॉग स्क्वाड टीम को एक सुराग जरूर मिला था, क्योंकि जिस जगह पर हत्या की गई थी उस चारपाई के आसपास में खून बिखरा पड़ा था। वहाँ पर कुछ बाल भी टूटे पड़े थे जो खून में पूरी तरह से सने थे और वो देखने से लग रहा था कि वो बाल किसी आदमी के नहीं बल्कि किसी औरत के थे। वो काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। हो सकता है ये बाल तब टूटे हों जब राम प्रसाद पर हमला किया जा रहा हो और राम प्रसाद ने अपने बचाव में इधर उधर हाथ पैर मारे हों और उनके हाथ में वो बाल पड़ गए हों। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड टीम थी, उनका जो डॉग था वो बार बार घटना स्थल से पर आता सूंघता और एक कमरा था जो घर के अंदर, उस कमरे में भूसा भरा पड़ा था, उस कमरे तक जाता था और उस घटना स्थल तक आता था। चीज़ को देखते हुए जो डॉग स्क्वाड टीम थी उसको फॉलो करती है और वो अंदर जांच में लग जाती है। इसके साथ ही साथ पुलिस को कोई भी चीज़ दूसरी हाथ नहीं लग रही थी। घर वालों के अलग अलग बार बार वो बयान ले रहे थे, तो घर के 3 सदस्यों के बयान तो सेम थे, दोनों बेटे और उसकी माँ।
जबकि उनकी जो 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों के बयान अलग अलग होते हैं। बार बार बयान बदलने और अलग अलग तरह की बातें बताने की वजह से पुलिस की शक अब उन दोनों बेटियों की तरफ जाने लगी। अब पुलिस बार बार उन बेटियों को ही अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगी। तभी पुलिस की नज़र गई छोटी बेटी के हाथ में लगी चोट पर। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी है? तो उसने बताया कि कल जब वो खेत पर जा रही थी तो बुग्गी से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में ये चोट लग गई है। सेम जब पुलिस ध्यान से देखती है तो उसकी बड़ी बेटी के माथे के आसपास में चोट लगी हुई थी और उसके बाल भी उखड़े हुए और टूटे हुए से थे। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे ये चोट कैसे लगी, तो उसने सेम वही जवाब दिया कि जब हम खेत पर जा रहे थे तो बुग्गी से गिर गई, जिसकी वजह से मेरी ये चोट लग गई। हालांकि पुलिस इस चोट की वजह से उस केस से थोड़ा सा रिलेट तो कर पा रही थी, लेकिन अभी पुख्ता सबूत उनके हाथ में नहीं थे। लेकिन तभी डॉग स्क्वाड टीम के हाथ में एक बड़ा सुराग लगता है। वो भूसा वाले कमरे से एक पोटली निकाल कर लेके आते हैं। उस पोटली में कुछ खून से लथपथ 2 जोड़े कपड़े थे। जब खोल कर देखा गया और घर के दूसरे मेंबर से पूछा कि ये कपड़े किसके हैं, तो घर के दूसरे मेंबर्स ने बताया कि एक जोड़े कपड़े इस बड़ी बेटी कोमल के हैं और ये दूसरी जोड़ी कपड़े इस छोटी बेटी के हैं। और यहीं से केस लगभग सुलझ गया था। पुलिस को समझ आ गया था कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है, किसका हाथ है। अब पुलिस ने उन दोनों बेटियों को हिरासत में लिया और लेकर थाना पहुंच गए और उनसे कड़ाई से और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत राम प्रसाद की दोनों ही बेटियों ने इस तरह की कोई बात को बोलने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस ने कहा अगर आसानी से बता दो तो ठीक है, अदरवाइज पुलिस को उगलवाना आता है। पुलिस के पास में बहुत सारे हथकंडे होते हैं जिससे कि तुम एक एक सच उगल दोगी। और पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि अब वो पुलिस से नहीं बच सकती, क्योंकि उसके बाल भी फॉरेंसिक टीम के पास थे जो कि लैब में टेस्ट के लिए जा चुके थे, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि हाँ, ये कत्ल हम दोनों बहनों ने मिलकर किया है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ये कदम क्यों उठाया, तब उसने कहा कि इस घर में बेटे और बेटियों को 2 अलग नज़रों से देखा जाता है। दोनों के साथ में अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। हम दोनों बहनों के पास में एक ही मोबाइल फ़ोन है और उस फ़ोन के इस्तेमाल को भी लेकर घर में हमेशा कलेश मची रहती है। अगर हम 10 मिनट भी फ़ोन इस्तेमाल कर लें तो ऐसा लगता है न जाने हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उसके लिए भी कलेश होती रहती है। उसके अलावा हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, ना तो हम टीवी देख सकते हैं, ना पड़ोस में जा सकते हैं, ना पड़ोसी से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर से बाहर भी नहीं जा सकते। यहाँ पर लड़कों के लिए हर तरह की छूट है और हम लड़कियों पर हर तरह की बंदिश है। इतना ही नहीं, मैं 32 साल की होने जा रही हूँ, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर हम करें तो करें क्या? हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए क्या कर सकते थे? तो इस चीज़ से तंग आकर मैंने ये कदम उठाया। आगे कोमल बताती है कि उसने इस हत्याकांड की जो प्लानिंग थी वो एक दिन पहले कर ली थी, क्योंकि शाम को जब खाना बना, खाने में खीर बनी थी और खीर में उसने नींद की गोलियां डाली हुई थी, जिसे उन दोनों बहनों को छोड़कर बाकी घर के सारे मेंबर्स ने खाया था और गहरी नींद में सो गए थे। जब रात के करीब 2 बज रहे थे तो वो दोनों बहनें उठकर अपने सो रहे पिता के पास में आती हैं और डराती और चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगती हैं। हालांकि रामप्रसाद ने अपने बचाव करने की कोशिश की थी और हाथ पैर भी मारे थे, जिसकी वजह से कोमल के बाल उनके हाथों में पड़ गए थे और वो उखाड़ लिए गए थे। लेकिन अंततः इन दोनों बहनों ने अपने पिता में कई सारे प्रहार किए और उनकी जान ले ली। दोस्तों, पुलिस मामले की जांच कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। आखिर कोमल जो बता रही है उसके अलावा कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, उस चीज़ को भी लेकर पुलिस जांच कर रही है और उन दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि छोटी बहन जो कि नाबालिग है, उसे अभी जेल नहीं भेजा गया है, उसे नाबालिग सेंटर भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना और सुरक्षित रहने के लिए आगाह करने के लिए। क्योंकि आजकल समाज में क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चे इतने ज़्यादा अग्रेसिव और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं कि वो अपने ही घर के परिवार वालों के लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही एक लखनऊ की खबर निकल कर आ रही थी जिसमें घर के एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और अब इन 2 बेटियों ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, इस घटना से एक सबक लेना चाहिए कि अपने बच्चों पर हमें नज़र तो रखनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो चिड़चिड़े हो जाएं, हमसे हमारे प्रति खुन्नस मानने लग जाएं, और इतना भी नहीं कि वो हमारे प्रति खुन्नस के चक्कर में हमारी जान लेने के लिए आमादा हो जाए। तो अपने बच्चों पर नज़र रखिए, लेकिन उन्हें प्यार से। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जाइए।